लाफ्टर शेफ जब हिट हुआ क्या फील हुआ? See, there are stars standing in front of me. पहली चीज सेफ्टी देखनी होती है मेरे को कि क्या ये लोग कर रहे हैं। मजा तब आता है जैसे ही खाना बनना शुरू होता है। कढ़ाइयाँ टूट रही है, कोई ग्लास का बोल वहां रख रहा है, कोई प्रेशर कुकर की सीटी निकाल दे रहा है, कोई प्रेशर कुकर को ऐसे ही हिला रहा है। समर्थ और चिंटू कांच के बॉल को तड़का लगाने के लिए रख दिया, फट गया वहीं पे। अगर जल वला गए, कुछ हो गया बॉस, नॉन रिपेयरेबल कोई चीज। कृष्णा बार बार बोलता है कॉमेडी अपनी जगह और हरपाल जी अपनी जगह। हरपाल सबसे इंटरटेनिंग शेफ है। 100% मुझसे ज्यादा एंटरटेनिंग कोई है। And I was the only chef in India. I don't think so you can think of anybody else. Actively आए टेलीविजन में, तो टेलीविजन का नजरिया बदल दिया कि खाना मस्ती में होना चाहिए। सीरियस खाना होटलों में बनाता हूँ ना मैं, बड़े प्राउडली कहता हूँ नंबर 1 और नंबर 10 शेफ हरपाल है, उसके बाद बाकी शुरू होता। वेलकम टू एलएल पॉडकास्ट। और आज तो मतलब फिलहाल के हिंदुस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी के साथ हम बैठे हुए हैं। हरपाल पाजी, सबसे पहले वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पाजी बहुत बहुत स्वागत है एलएल पॉडकास्ट में। ये पाजी को नाम बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट शेफ मैं कहूंगी, क्योंकि मैं इनके साथ खड़ी होती हूँ, मैं इनके साथ शो करती हूँ। पाजी को इतनी इतनी टेक्निक और खाना तो चलो दूर की बात, पाजी पहले देखते रहते किसी का हाथ तो नहीं चल रहा, किसी का हाथ तो नहीं कट रहा, इसको तेल तो नहीं पड़ गया। पाजी एक बाप की तरह आप उस शो में होते हो, डांटते भी हो, समझाते भी हो, फिर प्यार से आके फिर ये भी। पाजी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और फाइनली आप आए। लाफ्टर शेफ खत्म होने से पहले पहले आप आ गए, क्योंकि ये इतने बिजी रहते हैं। जैसे मैं पूछती हूँ ना पाजी कल करें, मैं तो कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल इंदौर हूँ, मैं कल यहाँ हूँ। पाजी इतने बिजी। अच्छा है ना, बिजी रहना अच्छी बात है। कृष्ण बार बार कहता रहता है क्या ये सबसे अमीर शेफ है ना? अरे वो कहता है हम सबसे गरीब है यहाँ पे जो है 11 रेस्टोरेंट। पाजी क्या बात है, भगवान की देन है, बड़ी मेहनत लगी भारती इस पे यहाँ पहुँचने में, और आज हैं तो अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि बिजी रहना, बिजी रह रहे हैं तो अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है बाजी। और यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसमें श्रेय कुछ नहीं है, मेरी मेहनत है, बाकी तो ऊपर वाला है बस जो करवाता है। कौन सी किसी फॉरेन कंट्री में मैंने हरपाल शेफ ऐसा आपका फोटो देखा कहीं, कौन सी कंट्री में कोई याद नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा पाजी। बॉस्टन में भी आपका रेस्टोरेंट? जी। तो इतने अमीर हो, दोस्ती इनके साथ दोस्ती आगे तक कंटिन्यू रहेगी। अब बात है यार पाजी, आपकी शुरुआत कैसे हुई? बिकॉज मेरे को हम लोग संजीव कपूर साहब के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि अरे हम तो बहुत पुराने से जानते हैं, तो वहां से मुझे समझ आया कि आप बड़े पुराने। उन्होंने ये भी कहा कि हरपाल सबसे इंटरटेनिंग शेफ है। जी, वो तो मैं 100% कहता हूँ कि मुझसे ज्यादा एंटरटेनिंग कोई है नहीं। क्या बात है, ये पंजाबी कह सकता है कि मतलब बिल्कुल कह सकते हैं, वो है, वो इनबिल्ट है, इनबॉर्न है, वो कुछ भी है, वो ऊपर वाले की देन है, वो है। क्या बात है। नहीं वो तो शुरुआत हर्ष भाई ऐसे कि मैं जिस शहर से आया हूँ ना, वो शहर बड़ा छोटा सा शहर है, लेकिन बहुत नामी शहर है, बहुत नामचीन शहर है। तो वो खड़गपुर है, वेस्ट बंगाल में। वो खड़गपुर आईआईटी के लिए फेमस है, ठीक है जी। सबसे पुरानी आईआईटी खड़गपुर की है। वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल में इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, इन सबको जेल हुई थी वहाँ पे। वो आज भी है पुरानी आईआईटी, वैसे ही रखी है उन्होंने, ठीक है ना। और उसके बाद रेलवे के लिए बड़ी फेमस है। तो रेलवे का प्लेटफॉर्म जो है एक टाइम पे सबसे लंबा हुआ करता था, आज नहीं, आज दूसरे नंबर पे ऐसे, ठीक है जी। एक वो फेमस है। सो इट्स मोर लाइक अ रेलवे टाउन और एन आईआईटी टाउन। वहाँ पे एक एयरबेस भी है कलाईकुंडा, जो बहुत फेमस है। एक गोरखा रेजिमेंट है सलवा, बहुत फेमस है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी बढ़िया तरीके से जाना जाता है खड़गपुर। तो हम उस जगह से हैं, और हम उस समय की बात कर रहे हैं कि जब अगर लड़का है घर पे जी, तो माता पिता का डायरेक्शन सोचने का एक ही है कि लड़का हमारा आईआईटी में जाएगा, एक ही डायरेक्शन है। सही कहा। और उस जमाने में क्योंकि इकॉनमी हिंदुस्तान की खुली हुई नहीं थी, इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज इतने नहीं थे, तो या तो आप इंजीनियर बन जाइए, या लास्ट स्टेप खड़गपुर में लोगों के पास रेलवे ज्वाइन करने का होता। अच्छा, तो ये लास्ट स्टेप। और ये स्टेप कब होता था? जब आप 4-5 बार इंजीनियरिंग के एग्जाम्स की एंट्रेंस दे चुके हैं। जब नहीं हुआ तो फिर आप यूपीएससी, रेलवे सर्विस कमीशन बोर्ड या बैंकिंग सर्विस, इन सब में आ जाते हो। तो रूटीन हमारा ऐसे ही होता था कि भाई 12th पास की, अगर नहीं हुआ पहला अटेम्प्ट पे, फिर से आपने कोचिंग शुरू की। तो ये 4 अटेम्प्ट तक लेके जाते हैं, जब तक आपकी उम्र 27 या 28 नहीं होती, ठीक है। और उस जमाने में
29 साल ना ये रेलवे बोर्ड वाले भी उसके बाद आपको एग्जाम देने नहीं देते थे, आप उसके बाद जॉइंट एंट्रेंस नहीं दे सकते, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। तो हमने क्लास 12 पास की, आईआईटी का पहला एंट्रेंस दिया, नहीं हुआ, तो अब भाई ने कहा कि भाई चलो ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लो, तो हमने वहाँ खड़गपुर कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और वहाँ मन लगता नहीं था। तो भाई ने कहा एक काम करो यार, तुम ना कोई स्किल कोर्स कर लो। हम 2 भाई बहन थे, 2 बहनें हैं बड़ी और एक भाई है बड़ा, और मैं सबसे छोटा। अच्छा। तो पहले अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में जब तैयारी शुरू कर दी तो हमारे घर के बगल में ना एक लड़का था, उसका नाम सुब्रोतो था। अच्छा। वो IHM करके आया था, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से पास करके आया था, और उसकी नौकरी वोकरी लग गई बढ़िया। जब भी वापस आता था बहुत बढ़िया सूट वगैरह पहन के आता। भाई ने कहा यार इसने लाइफ में जरूर कुछ सही काम किया। हाँ। तो मैंने कहा ऐसे ये सूट, बोले लेने यार, देख किसी नौकरी लग गई, और ये परिवार के सपोर्ट में लग गया। और छोटे शहर में, हिंदुस्तान में आज भी ये दिक्कत है कि लड़का है तो माँ बाप की सपोर्ट कितनी जल्दी करने लगता है, ठीक है ना, ये आज भी है, मतलब ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन ये आज भी है। तो भाई ने कहा यार हम सब ना ये आईटी का झमेले से निकल चुके हैं, अब हम रेलवे, बैंकिंग सर्विस वगैरह ये दे रहे हैं, तुम यार कोई स्किल कोर्स कर लो, ये IHM कर लो तुम। मैं कहा यार हमारे घर में किसी को नहीं पता होटल क्या है, ना हम कभी गए 18 साल की उम्र तक होटल में खाने के लिए, और तुम मुझे बोल रहे हो ये कर लो। बोला हरपाल एक चीज पक्की है, तू फटाक से वेटर बन जाएगा और नौकरी लग जाएगी तेरी, और परिवार को तू सपोर्ट करने लग जाएगा, देख 3 साल में नहीं। तो ये जो सोच थी ना, ये सोच मुझे हिट कर गई यार, परिवार को सपोर्ट करना है। तो हम IHM करने चले गए, भाई ने फॉर्म फिलअप किया, हमने एंट्रेंस दिया, हमने छोटी सी जगह ढूंढी जहाँ पे पिताजी के खर्चे ज़्यादा ना हो, तो भुवनेश्वर जैसी जगह ढूंढी, जबकि कलकत्ता 2 घंटा, भुवनेश्वर 5 घंटे। तो हमने भुवनेश्वर ढूंढा कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग विल बी लोअर, तो पिताजी पे बोझ नहीं पड़ेगा, तो वहाँ चले गए। और वहाँ गए, देखा यार IHM, मैंने पता कुछ नहीं भाई साहब। 18 साल की उम्र तक हमने होटल के अंदर कदम नहीं रखा था, ना ही कभी खाना खाने गए होटल में, क्योंकि उन दिनों में हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि अगर बच्चे को होटल में खाते हुए देख लिया, हाँ, तो छोटा शहर है, सभी एक दूसरे को जानते। क्योंकि मेरा जो पुरखों वाला जमाना है ना, वो बड़ा नामचीन है, दादाजी, उनके भाई साहब, हम लोग किसी चीज के लिए जाने जाते थे खड़गपुर। हाँ। अच्छा अच्छा। तो वो मतलब ये है कि अरे दर्शन का बेटा, मतलब मेरे पिताजी का नाम दर्शन है, दर्शन सिंह है, तो बोले दर्शन का बेटे को आज यार वहाँ खाना खाते हुए देखा होटल में। तेरे घर पे खाना नहीं बनता क्या? ये चलन है सर, ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ। ओह माय कि गॉड, आपके घर में खाना नहीं बनता तो बाहर खाने गया। तो मतलब आपके घर की रसोई की तौहीन हो गई। माय गॉड। ठीक है, ये सोच थी। तो घर पे फिर धटा पड़ते थे। तो होटल का स्वाद लेना है तो होटल का खाना घर पे आएगा, पिताजी बांटेंगे और हम सब खाएंगे। और आज मैं बैठ के सोचता हूं कि ये ऐसा अब क्यों नहीं होता। ये पानी पूरी आएगी तो बड़े भाई साहब सब पानी पूरी का तामझाम लेके आएंगे, पानी पूरी लेके आएंगे, पानी लेके आएंगे, फिलिंग लेके आएंगे। पिताजी चेयर पे बैठेंगे, हम लोग सब इर्द गिर्द में बैठते थे प्लेट लेके, और पिताजी बना के खिलाएंगे। वो चीज मैं ढूंढता हूँ, आज मिलती नहीं है मुझे। बहुत सही है ना, वो नहीं मिलती। तो ये मैंने ये चलन देखा, IHM करने चले गए बिना कुछ सोचे समझे, पता ही नहीं उसमें सब्जेक्ट्स क्या है क्या नहीं। लेकिन वो कुछ चीजें होती है ना, डिवाइन इंटरवेंशन जिसको बोलते हैं हम, वो डिवाइन इंटरवेंशन हो गया तीसरे महीने में। तीसरे महीने में लगा यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये शेफ नाम की जो चीज है ना अच्छी लग रही है। तो तब आप शेफ की पढ़ाई नहीं कर रहे थे? नहीं ना, मतलब हम IHM कर रहे थे, होटल मैनेजमेंट। तो IHM में सब कुछ करना पड़ता है, उसमें एक पार्ट शेफ बनने का भी सिखाते हैं, खाना बनाने के सिखाते हैं। मैंने कहा यार ये अच्छा लग रहा है मुझे, ये दिल से मुझे अच्छी चीज लग रही है। तो तीसरे महीने में डिसाइड कर लिया अब यहां से कोई चीज पीछे मुड़ के नहीं देखी जाएगी। तब यहां से ये बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है वो एक बुक में लिखते जाते थे। उसमें सबसे पहला नंबर आता था गधा मजूरी। वाह।
एक्सेप्ट करते थे गधा मजदूर। आज हम किसी शेफ को बोलते हैं तो वो एक ऑफेंड हो जाते यार, शेफ की नौकरी में गधा मजदूरी कराते यार, दिन भर 100 किलो प्याज कटवाते, 500 किलो प्याज कटवाते थे। लेकिन मेरे नंबर में, पहले नंबर में वही था, वाओ, कि गधा मजदूरी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। इट वाज डिसाइडेड, इट डिड नॉट पेन मी, दैट्स व्हाई व्हेन आई वेंट थ्रू इट। वाओ। So you have to decide when you want to become something, you have to decide कि this is the cost of becoming something। हाँ, बहुत जरूरी है ना? ये ना रियल में समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोगों का मन इतना छोटा है ना, यार उसने मेरी बेइज्जती कर दी, मैंने उसका शक्ल नहीं देखी। वो शक्ल ना देख, सीख के तो आ, क्या मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए, भाई ये करना है। आपने भी भाई जी 10-10 किलो प्याज काटे हैं? मैं 10 किलो, भारती 500 किलो प्याज काटते थे। सुबह आते थे और होता क्या था, आपको डिसाइड करना है। क्यों, देखो क्या चीज होती है, मैं सबको ये बोलता हूँ कि भाई साहब चलिए आज मशीन आ गई काटने वाली, लेकिन एक अच्छा उस्ताद ना मशीन से नहीं कटवाता था। क्यों? टेक्निक है कि उस स्पीड में कटता है तो वो पानी निकल जाता है प्याज का, प्याज को जब भूनते वो ब्राउन नहीं होता, स्वाद बदल जाता है। ये बारीकी है हर्ष भाई। वाओ मैन, क्या बात ये बारीकी है हर्ष भाई। आपको प्याज चॉप करने वाली मशीन आती है, लेकिन मशीन से चॉप कर लो, बर्ता बन जाएगा, ब्राउन नहीं होगा प्याज, वो मिठास नहीं आएगी ग्रेवी में। क्योंकि जब आप धीरे से काटते हो, यस, वो आप गरम मसाला हमाम दस्ता में कूटे और मिक्सी में कूटे, बहुत फर्क है। यही है टेक्निक हर्ष भाई। कटना और दबना, ये छोटी चीज है, लेकिन ये बता रहा हूं, मतलब ये सीखा हमने उस्तादों से। तो भाई कोई बात नहीं, तो उस्ताद मैंने ये काटा, मैंने 20-25 दिन, 1 महीना गुजर गया जब काट रहा, तो मैं कहा यार ऐसा तो साला उस्ताद के बगल में कभी खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो हमारी शिफ्ट होती थी 10-12 घंटे की, हमने कहा यार इससे नहीं चलेगा यार, साला जल्दी आ जाते हैं। और पहले ये मतलब अगर 2 बजे की शिफ्ट शुरू होती थी, हमने कहा नहीं यार 8 बजे आ जाते हैं, जाओ 500 किलो प्याज काटते हैं, 4 घंटे में देखते हैं कितने कटते हैं। भाई तो पहले एटलीस्ट बगल में खड़े होने तो मिलेगा, तो पहले आ जाओ, पहले कर लो काम। दो मकसद होते थे बड़े क्लियर। एक तो बैचलर लाइफ, खाने पीने की टेंशन नहीं, ठीक है, होटल में खाने पीने की टेंशन नहीं, काम करते रहो, मस्त रहो। तो जब तक आप कोई कार्य नहीं करोगे, आप कैसे किसी को बोलोगे कि इसमें इतना समय लगता है? तो पहले करना है, फिर सिखाना है। बिना करे कैसे सिखा देंगे आप किसी को? माय गॉड यार, बड़ी मेहनत है यार। है सर, है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज मैं बोलता हूं, हमको लोग बोलते हैं कि यार होटल में बड़ी मेहनत है, पैसे कम है, सब सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन आर यू विलिंग टू गो थ्रू दैट ग्राइंड? एक ये एक्टर लोग क्या ग्राइंड के थ्रू नहीं जाते? सही है। मैं नवाजुद्दीन का बड़ा फैन हूं, और मैं उस जमाने से उनको जानता हूं, जब कई बार हम यहाँ एक छोटे से रोटी पंजाब हुआ करता था यहाँ पे वर्सोवा में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, साथ में थे। हैं? और रोटी पंजाब, ये अपना ये पीछे वाला, आप मानोगे नहीं, वो एक बॉल्ड अंकल है, उनका है ना ये, वो मैं भी उधर बैठता था। हाँ, तो वो वेटर सी नहीं खाता था भाई, खाते पीते थे। अरे उस जगह में भारती बैठोगे ना आज भी, आज तो वो दूसरा कुछ हो गया। अब अभी कुछ और। उस जमाने में बैठे थे ना, हमने 20 साल गुजारे वहां पे, आते जाते कुछ बैठते थे, और अच्छे डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके सबको मिले हम वहां, जो उस समय कुछ नहीं था। और बड़ी सिंपल जगह है, बड़ी सिंपल स्वादिष्ट जगह, ऐसी जगह मिले लोगों को, पूछो मजा आया। तो मैंने उस समय से देखा है, स्ट्रगल तो है, बिना स्ट्रगल के भाई आपने अगर 0 से शुरू किया, जैसे मैंने तो 0 से शुरू किया भाई, अगर 0 से शुरू किया है तो स्ट्रगल है, और स्ट्रगल को एक्सेप्ट करिए तभी बढ़ेंगे। और मैं सबको यही कहता हूँ कि अरे यार तुम बैंक में भी अगर मैनेजर बन गए तो तुम अपना डेस्क तो जाके साफ करोगे ना खुद। सही बात है, सही बात है। वो जिस जगह पे काम करोगे तो सफाई तो रखोगे, काम तो करोगे, खुद ही करोगे ना। और जिन लोगों ने नहीं किया, और अब जो ट्रांजिशन हो रहा है गवर्नमेंट से प्राइवेट, अब दिक्कत आ रही है, उनको काम नहीं कर पा रहे ना। सही बोल रहे हो, क्योंकि पहले किसी ने सिखाया नहीं। यस, और पोस्ट बड़ी पे बैठे हो, जिम्मेदारी पूरी है, काम पूरा आता नहीं है। आज किसी भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को पूछ लो, वो रात को भी नहीं सोता,
सही बोलो, सारे काम करते हैं, सारे काम करते हैं। 24 घंटे करते हैं। वो बेशक 5 स्टार होटल में बैठ के कुछ भी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां भी काम ही कर रहे होते हैं। यस, सही बात, 24 घंटे का काम है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं अगर है। आज आप एंटरप्रेन्योर हैं तो 24 घंटे के काम है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी नहीं है। अगर आपके पास 100 लोग काम करते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाजी, आप जो बात कर रहे हो कि भाई 12 घंटे में, पहले 12 घंटे की तो जॉब पूरी करनी है, उसके पहले 5 घंटे आके काम करना है। बिल्कुल। आज ऑब्वियसली बहुत लोग करते होंगे, ऐसा नहीं आज के लोग करते नहीं है, लेकिन आज इस चीज को ना एक्सप्लॉइटेशन कहा जाएगा। आज इस चीज को पता नहीं क्या क्या नाम देकर उसको खत्म कर देंगे। लेकिन आज वो चीज ने आज आपको कहाँ पहुंचा दिया है। तो वो ग्राइंड होना ही पड़ेगा। मैंने एक बार, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, अच्छे IIT वगैरह में जाता हूँ मैं, तो मैंने रोहित शेट्टी साहब की एक बार ना ये सुनी। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी का सुनता हूँ, चंद्रशेखर जी जो हैं इन्फोसिस के जो चीफ थे, उन्होंने एक बार कह दिया था, कंट्रोवर्सी में आ गए थे कि नहीं हमें और घंटे काम करने। हाँ जी, हाँ जी, राइट, वो ट्रोलिंग होगी सी बहुत बुरी, करेक्ट, 70 घंटे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि ये जेनजी वाले बच्चे जब स्टारबक्स में बैठ के डिस्कस कर रहे होते तो काम ही कर रहे होते ना, जगह अलग है। आपने हिसाब से डिसाइड किया, जगह अलग है। सही था, ठीक है ना, आपने डिसाइड किया कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, तो करिए, लेकिन आप कर रहे हैं, आप कॉफी लेके कर रहे हैं, ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं। करेक्ट भाई, सबको अपना अपना हिसाब का मुकाम मिलता है ना। सही बात है, सही बात है। आप ये नहीं कह सकते भाई, अगर एक फिल्म बन रही है और उस फिल्म में हीरो का रोल है कि गंदे नाली से तुझे भागना है, भागे तो भागना है भाई साहब। करेक्ट, उसको मुझे सब्स्टिट्यूट ये नहीं कह सकते आप कि नहीं भागूंगा भाई साहब। करेक्ट है, हो सकता है वो गंदे नाली से भागा करके सुपर हिट हो गया, हाँ, लोगों ने पसंद। तो यू हैव टू डिसाइड दिस इन योर माइंड। करेक्ट, है ना, यू हैव टू डू एन एक्ट बिफोर यू से दैट आई एम एक्सेप्टेड। ग्राइंड करना, वो ग्राइंड, ह्यूमिलिएशन, मेहनत, रिजेक्शन, ये सब बात है, वो सब उसके बिना नहीं मिलेगा, और उसके बिना आपको चाहिए तो वो नहीं मिलने वाला, वो तो पक्की बात है। पाजी, कब शेफ कब बने? उसके बाद ही शेफ बन गए सर। घर तो नहीं जा सकते थे। करछी कब मिली? 1987 87 में। हाँ, स्ट्रेट ओबरॉय भुवनेश्वर, क्योंकि जितने कैंपस इंटरव्यूज थे उसमें ना समहाउ उस साल पता नहीं क्या हुआ था और क्यों हुआ था, मैं ये भी नहीं जानता हूँ। जैसे ताज के कैंपस इंटरव्यू उसी साल, ताज की हिस्ट्री में आज तक एंड ओनली इन IHM भुवनेश्वर, हमारा जो बैच था, वी हैड गिवन प्रॉब्ली 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि हर जगह हम जाते गए ना, हमको बुलाया गया। जैसे कलकत्ता में, तो कलकत्ता में जो ताज की टीम आई थी, उनको पता ही नहीं कि हमारा इंटरव्यू लेना है। तो वहां 2 राउंड दिए, फिर पहले ऑफिस मतलब IHM भुवनेश्वर में 3 राउंड दिए, वहां 2 राउंड दिए, वहां पास हुए। तो फिर मेरी अलग सोच थी कि नहीं मैं काम करूंगा तो बॉम्बे ही करूंगा, तो मैं IHM ताज बॉम्बे में आया। तो जब हम यहाँ आए तो यहाँ के शेफ्स को नहीं पता कि हमारा इंटरव्यू है और ट्रायल है, तो यहाँ पे कैसे भी कहीं पे भी खड़ा कर दिया कि यहाँ बना लो, वहाँ बना लो। तो खाना ऐसे नहीं बनता। खाने के लिए ना एक जगह चाहिए होती है स्पेसिफिक। यू कांट मेक फूड एनीवेयर एंड एनी प्लेस यू फील लाइक। वो खाना अच्छा बनाने के लिए एक माहौल बनाना होता है, वो सबसे जरूरी। ठीक है जी, वो हो गया तो वहाँ गड़बड़ हो गए, रिजेक्ट हो गए 7 राउंड के बाद। वो घर नहीं जा सकते थे हम 7 राउंड। हाँ, और घर नहीं जा सकते थे कि भाई साहब ना, पिताजी को बोला था नौकरी और भाई साहब को बोला नौकरी, फैमिली सपोर्ट, तो सीधे ओबरॉय भुवनेश्वर में ट्रेनी कुक बन गए, सीधा ज्वाइन कर लिया। अच्छा, और वहाँ से शुरू कर दी मेहनत, प्रोफेशनल किचन में सब मेहनत शुरू। उसके बाद लगे रहे, छोड़ा नहीं। कितने साल आपने भुवनेश्वर में काम किया? 1.5 साल बाद मैं एक दिन शेफ के पास गया। मैंने कहा, शेफ रोजारियो थे शेफ, है ना, उस समय बांग्लादेशी शेफ जो थे ना बड़े फेमस थे, जो बांग्लादेशी बंगाली क्रिश्चियन थे ना, वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में छाए हुए थे। मेजर एग्जीक्यूटिव शेफ्स वही थे, वहीं से आते थे। उसके पास गया मैं शेफ के पास, मैंने कहा शेफ साहब 1.25 साल हो गया यार, आई हैव लर्नड एवरीथिंग, देयर इज नथिंग मोर टू लर्न हियर, and now you either transfer me to Oberoi Grand or I will have to leave. Correct. तो अब आज मैं उसकी दुविधा समझता हूँ उस शेफ की कि इतना अच्छा क्लासिक लेबर मिला उसे, वो कैसे छोड़ देगा जो 5 घंटे पहले आ जाता है,
5 घंटे पहले आया था, दिन भर पड़ा रहता है और जब बोलो आ जाता है, मेहनत करता है, इसके भरोसे मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। सही कहा। वो टालता गया, फिर फाइनली एक बार मैं जाके बोला, मैंने कहा अच्छा मैं छोड़ दूंगा। और छोड़ने के 2 कारण थे। मैंने कहा ग्रेजुएशन कर लेता हूँ थोड़ा सा। उस शॉर्ट पीरियड में पीछे से पिताजी का भी प्रेशर पड़ गया था, अरे तू ट्रेनिंग कुक ही बनेगा, ये वो रहेगा। क्योंकि एक बार पिताजी आ गए उब्रो भुवनेश्वर में और मैं कैफेटेरिया में काम कर रहा था और वहाँ पे ना कोने में बैठ के बड़ी बड़ी हंडियाँ साफ कर रहा था। तो HR वाला जो बंदा था वो उसने ला के बिठा के पिताजी खाना, वो पिताजी ने दूर से कहीं देख लिया मैं बड़ी बड़ी हंडियाँ साफ कर रहा था। तो वो कुछ बोले नहीं, फिर मैं उनके साथ बैठा तो फिर चले गए वापस खड़गपुर। और मैं छुट्टियों में गया बीच में, तो मम्मी ने बुलाया कि बेटे वो पिताजी ने ना तुझे बड़ी बड़ी हंडियाँ साफ करते हुए देखा है, तो उनको जरा अच्छा नहीं लगा कि तू जिंदगी भर यही करेगा क्या। यार एक बाप का वो आदमी सोच सकता है कि यार उसको इतना दुख हुआ होगा कि यार इतना पढ़ाया लिखाया, क्या क्या सपने सोचे थे। कर रहे बड़े बहू। तो बोले कि वो कह रहे हैं कि तुम ना एक बार रेलवे वगैरह ट्राई कर लो, कहीं कुछ और नौकरी ट्राई कर लो गवर्नमेंट वगैरह की। उस समय गवर्नमेंट की नौकरी का बड़ा महत्व होता था। तो मैंने कहा यार नहीं यार, वो बड़ा प्रेशर वैशर दिया। तो वो छोटा सा गैप था, उस दौरान मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और थोड़े से गैप में मैंने वो करना शुरू कर दिया, उनकी बात मानी। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। फिर मैं चले गया दिल्ली नौकरी करने में। फिर वहाँ से मुझे फॉर्चुनेटली सेंटोर जुहू में मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कॉल आ गया, तो मैं चले गया। सेंटोर जी अभी टुलिप है। एक टाइम पे सबसे नामचीन होटल था, मतलब शहर के बाद, टाउन के बाद, टाउन में ओबरॉय और ताज के बाद अगर इस तरफ कोई होटल था वो सेंटोर जुहू था। सेंटर बहुत हमारे मैं जहाँ रहता था ना वहाँ पे सेंटर होटल में एक वेटर थे। अच्छा। वो रहते थे। अच्छा। और उन्होंने एक दिन हमको आके बताया था कि उसको कुछ 15,000 रुपया वो टाइम पे टिप दे दी थी। हाँ, तो जितने फिल्म स्टार्स वगैरह थे सब आते थे ना, उनकी शादियां वादियां सब, वो जूही चावला वगैरह के टाइम पे मिस इंडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स वहीं होते थे। बाप रे। तो वो सब देखा हमने। माधुरी दीक्षित को नीचे से ऊपर जाते हुए देखा, मतलब जब वो जस्ट फिल्म लाइन में आई थी, जितने स्टार्स थे सब। अच्छा, मुझे लगा सीढ़ियों से जाते हुए देखा, टिप हुए जा रही हो माधुरी ऊपर से। वो तो वही उनकी वो फिल्म करियर की सीढ़ियां, वो देखा हमने, पूरा सबको देखा हमने। और पाजी शादी फिर बॉम्बे। मैं बता दूं कि अगर पंजाबी सरदार है तो इनकी वाइफ खालस मराठी। मराठी? हाँ? आपकी शादी मुंबई में हुई है? प्यार मुंबई में हुई। अच्छा, नागपुर में। तो मैं जब सेंटोर जुहू में था उसके बाद मैं ना जर्मनी चले गया, लक्समबर्ग गया, थोड़े समय के लिए गया। तो बहुत ज़्यादा मुझे वो जगह पसंद नहीं आई, मैं कुछ महीने काम करके वापस आ गया। फिर यहाँ पे मैंने एक रेस्टोरेंट में काम किया, वहाँ मुझे बड़ा नाम मिला, जिसको कहते हैं ना करियर की शुरुआत जिसको कहते हैं पब्लिसिटी के थ्रू, वो 1993 में शुरू हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा फुल ब्लो अप, फुल बड़े बड़े आर्टिकल्स, वो किसी शेफ के उस जमाने में आए नहीं थे भाई साहब। बहुत बड़ी बात। और कलर्ड एडिशन आता था उसमें। गुल आनंद साहब मेरे फैन थे। बैराम कॉन्ट्रैक्टर मेरे फैन थे। मतलब बैराम कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में जाके बैठता था वो, हरपाल तेरे ऊपर आर्टिकल लिख देता हूँ, हाँ जाके बैठो आर्टिकल लिख देता हूँ। तो वो आर्टिकल लिखते रहते थे नॉन स्टॉप। अरे वाह। और ये उस दौर में बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। मतलब आज की तारीख में मतलब फुल आपका ब्लोन अप संडे टाइम्स का सप्लीमेंट कलर्ड वाला जो आता है, आप पूरे पेज में हो। और मैं भारतीय आपको बताऊं, ये 1993 की बात है शायद, हाँ उसी टाइम की बात है। और संडे मुझे पता है कि आज आना है, और मैं तभी पीजी में रहता था सेंटा क्रूज में, कलीना में। मैं और कुछ 3-4 फ्रेंड, बहुत बचपन से हम लोग जानते थे, मतलब उनको IHM वगैरह साथ में करके साथ में सेंटोर में थे। तो हम सुबह उठ के वहाँ पे एक शेट्टी का होटल था, वहाँ जाते थे, चाय वाय पी के आते थे, वहाँ पीने बैठे। तो मैंने ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया लेके, और न्यूज़पेपर वाला बैठा होता था, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा टाइम्स ऑफ इंडिया आया, संडे था? तो बोला हाँ सर। मैंने कहा सप्लीमेंट दिखा, तो देखा पीछे पूरा आर्टिकल बड़ा वाला। मैंने कहा कितने हैं टाइम्स ऑफ इंडिया? बोला 20-25। मैंने सारे दे दे। बोले सरदार जी क्या हो गया, एक ही पेपर पढ़ना होता है, बाकी 25 क्यों दे रहे हो? मैं 25 ले लिए सारे पेपर, फ्रेंड्स वेंड्स को बांटे। और उस दिन पहली बार समझिए कि मैं लोकल ट्रेन में जा रहा था टू माई जॉब करने, वहाँ कुलाबा में रेस्टोरेंट था मेरा, विंटेज करके। और पहली बार लोकल ट्रेन में, अरे सर आपका तो आज आर्टिकल आया हुआ पेपर में। ओ भाई साहब, उस समय की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है यार। बात है। वाह।
पाजी सरदार बंदे की फिर मराठी लड़की से शादी किस वो हो गई भाई भारती, वो लव मैरिज से? हाँ हाँ वो पाजी इतना प्याज काटे, लव मैरिज का कब टाइम मिला? आंसू आए ना तो भाई किसी को पहुंचने के लिए चाहिए ना, कोई तो पहुंचेगी ना। बट लव मैरिज कहाँ मिले? तो एक्चुअली क्या है, मैं वो विंटेज रेस्टोरेंट के बाद मैं नौकरी करने चले गया एक 5 स्टार होटल में नागपुर। तो वहाँ पे ज्वाइन किया, यंग सा लौंडा था मैं, 27 साल का लड़का था मैं, बस वहाँ इतने बड़े होटल में नौकरी मिल गई, शेफ बन गया बड़े से होटल में। तो वहाँ पे नौकरी कर रहे थे, तो ये एक लड़कियों का बैच आया वहाँ पे, वो सब ट्रेनीज थे, हाउसकीपिंग वगैरह वगैरह सब जगह अलग अलग काम करते थे। तो उसमें अपर्णा ने थोड़ी देर काम किया, तो भाई हो गई मोहब्बत, फिर शादी कर ली फटाक से। यार डेट वेट नहीं किया। अच्छा, ऐसा नहीं कि 2-3 साल डेट किया? 6 महीने मैक्सिमम। मैंने कहा टाइम वाइम वेस्ट नहीं करते। कहते मेरे खाना बनाना, तू मेरे घर खाना बना, कर लेते। अरे भैया, और सर की तो प्यारी प्यारी बेटियां हैं हर्ष, क्या बात है। बेटियां मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग बच्चियां मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। प्लीज मैं चाहती हूँ कि जो मैंने कहानी सुनी है कोविड में आपकी बच्ची ने क्या किया था सर, प्लीज बताना। तो हर्ष भाई कोविड में ऐसा था कि बड़ी वाली बेटी कनाडा में एक हेल्थ केयर फर्म में काम करती है। और अब विंटर जब आता है ना तो कनाडा बड़ा हार्श हो जाता है, तो कई बार स्नो स्टॉर्म्स आते, तो स्नो जो है ना कम से कम 1.5-2 फीट हाइट पे स्ट्रीट्स पे आ जाती। अब बेटी का लगन है, तो वो कोविड के टाइम पे वैसे ही ऑफिस वगैरह में काम होता था, स्नो स्टॉर्म आया, बेटी सुबह सुबह निकल गई काम करने के लिए, स्नो से टप टप करते हुए चले गई अकेली। और वहाँ जाके ऑफिस में गई तो देखे अकेली। तो उसने करीब 1 दिन बैठ के पूरा ऑफिस संभाला। और ऑफिस हेल्थ केयर का है, मतलब वो सारे कॉल्स लेती है। अब कनाडा में हेल्थ केयर कैसा कि आपको इंजेक्शन लगाना, आप एजेंसी को बोलोगे जो जहाँ पे ये काम करती है, तो वो एजेंसी से नर्सेज वगैरह डिप्यूट किए जाएंगे आपके घर पे, मेडिसिन, इंजेक्शन, ड्रेसिंग, ये सब। सो शी वाज मैनेजिंग दैट एंड वी वर सो अफ्रेड। हेल्थ केयर उसमें क्या होता है, स्नो पे चलते ना, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, स्नो ब्लिस्टर्स, स्नो बाइट हो जाए आदमी की, करेक्ट। तो वो हम इतना उस दिन उसको बोले, लेकिन वो सी इज लाइक वेरी हेडस्ट्रॉन्ग। हमारे घर में हमारी बड़ी बेटी जो है वो उसको कह दूंगा कि मैं वो हम सबकी माँ है। मतलब उनको बोले ना कुछ, ये बोले पापा 1 मिनट है यार। अब हम जैसे न्यू एज वाले जो है ना, हम व्हाट्सएप इंडस्ट्री से चलते हैं, व्हाट्सएप हमारी जीवन है। तो वो बोल देते हैं एक तो तुम्हारा प्रॉब्लम, सीधा मुंह पे बोल देती है, बोले एक तो पापा तुम लोग का प्रॉब्लम है कि आप लोग ना व्हाट्सएप सुन के फैक्ट्स फिगर्स आपके पास कुछ नहीं है, और वो फैक्ट्स फिगर से लेके चिपका के बैठ जाती है। तो मैं डरता भी हूँ, लेकिन मैं एनकरेज भी करता हूँ, क्योंकि अगर उसके जैसे बच्चे नहीं रहेंगे ना, वर्ल्ड बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। क्योंकि वो साफ कहती है कि मेरा जनरेशन is leaving the world in a very bad state, and it is a fact, and whether we agree or we don't agree, it is a fact that we are led by fanatics. Yes. And yes. we are leaving the world in the worst state. Worst state. Agreed. Okay, and who's going to face the issue? My daughters and their children. Okay, हमारे पिताजी हमें डांटते थे, क्या कचरा फेंका, उठा इसको। करेक्ट। ये प्लास्टिक में क्यों दे रहा, पेपर के बैग में दे। हाँ, ये होता था। करेक्ट करेक्ट। जबकि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि प्लास्टिक खराब है। अननेसेसरी कचरा नहीं रखते थे घर पर, ये सारी चीजें देखी, ठीक है ना। यूसेज ऑफ थिंग्स वाज ऑप्टिमम, नॉट बिकॉज उनकी कमाई कम थी, बट दे डिड दैट, दे अंडरस्टूड इट। वाओ। पानी वेस्ट नहीं करना, नल क्यों चल रहा है। करेक्ट करेक्ट। पंखा बंद करो, नहीं बैठे तो, है ना, पंखा बंद करो, नहीं बैठे यहाँ पे थे, है ना। सी, तो वो क्लियर बोलती है, बोली, एंड आई एम वेरी हैप्पी, दैट्स व्हाई इन अ वे व्हेन दे टॉक दिस लैंग्वेज, आई एम अफ्रेड आल्सो। Yes, as a father. As a father, I'm afraid. Agreed. But I'm also happy that they talk that language where probably children of their thinking have to grow in life. They have to be, they will get recognized. I'm 110% sure. I mean, there is no doubt about it. Because ऐसे बच्चे ऐसी सोच वाले ही कम है। बहुत कम, बहुत कम। Because अभी I think आज की दौर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही ये है कि प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मतलब सब कुछ है, मेरे को खाना खाना है तो ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फलाना ढीमका। मतलब आज से मैं भी जो रोगन का पॉडकास्ट देख रहा था, उसने बहुत स्मार्ट बात बोली। बोलता है यार, आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले आपको कोई 60-65 साल का आदमी जैक्ट नहीं दिखता था।
आज बोलते 60 साल में तो आदमी जैक्ट दिख सकता है। तो कहीं ना हम इवॉल्व हो रहे हैं थ्रू मेडिसिन, थ्रू लाइफस्टाइल, थ्रू सो मच साइंस, कि हम सब कहीं ना कहीं एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। वरना 65 साल में तो सीनियर सिटीजन का कार्ड बन जाता है। बस में आगे से चढ़ते, BST बस में आगे से चढ़ते 65 साल का आदमी। आज 65 साल वाला अगर जिम कर ले तो मेरे पापा 65 के ऊपर ही है, बट चिल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ओ, तूने क्या बता दिया? हाँ हाँ Hello, my father-in-law, Harsh bhai, जी। he's 90. He drives a scooty still. We are afraid of it. He drives a car still. He does exercise in the morning. He also requires every day. अरे वाह। And he requires mutton curry with this much oil on top. है? He wants good food. He will eat limited. Wants good food. अच्छा, कम खाएंगे बट, और 2 पैक? 90 years. 2 पैक वाली बात मेरे को बहुत सही लगी। नहीं, स्कूटी चलाते हैं सर। ये बड़ी बात है। 2 पैक वाले आदमी के तो मुझे बड़े अच्छे। हमें खुद अच्छे लगते हैं। हाँ ना, वो आपने पैसा कमाया है। I mean, you have the choice, Harsh bhai. You enjoy. You also do good things. You can simultaneously बैलेंस। अच्छा यार, 2 पैक अपने हम अपने ससुर जी को समझाएंगे, उनके 3 हो जाते हैं। नहीं, बस learn from Lion King. हाँ, ये तो है। Learn from Lion King. हाँ। अगर आपने Lion King देखा है, और पिक्चर तो देखी है, बट अगर आप लायन के बारे में भी सुनो, लॉ ऑफ जंगल के बारे में सोचो, तो शेर तभी मारता है जब उसे भूख लगती है। उसके पहले आप इंसान को जरा बगल से नहीं कुछ करेगा। सही कहा। He is bothered. He knows to balance the ecosystem of the forest. वाओ, सही कहा। You must understand this. There is lot of learning. Yes. लायन किंग मूवी में भी वो जो छोटा बच्चा था ना, वो अपने बाप को पूछता है, Why don't we kill? We need to balance the ecosystem of the jungle. Everybody has to grow. Only when you are hungry. क्या बात, अमेजिंग है। पाजी आपके सारे रेस्टोरेंट हैं जिनका नाम है कारीगरी। जी। कारीगरी क्यों भाई? हम कारीगर हैं ना, सिंपल। हम कारीगर, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम आप कारीगर हैं। आपके जितने भी रेस्टोरेंट सबका नाम यही है? सबका नाम ये, उन्हें ये ब्रांडिंग इसी को कहते हैं, कारीगरी। सब जगह पे कारीगरी है। कहाँ है इंडिया में? तो अभी दिल्ली में 8 है। कैनॉट प्लेस में? दिल्ली में ही 8 है। वाह। बड़ी मुश्किल से सीखा हर्ष भाई। होता क्या है कि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट किए, और मैंने एग्जिट ले लिया बहुत जगह पे करके। मतलब मैंने अपना पार्टनरशिप वाली जो शेयर थे वो बेच के निकल गया, और ये मैंने बहुत जगह किया। और उसके बाद कोविड आया। कोविड में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पहले सबसे ज़्यादा डूब गई, पता ही नहीं था सबको क्या होना। फॉर्चुनेटली मुझे कुछ को फाउंडर्स जो अभी हैं मेरे मिले, और उन्होंने बिलीफ दिखाई मेरे पे कि भाई हाँ चलो करते हैं। तो एक ट्राई किया हमने, ट्राई भी ऐसा किया कि भाई चलो करने। मेरे पास समय भी था, हमने कहा थीम भी डिसाइड करते हैं। समय मिला मुझे सोचने का, थीम सोचने का समय मिला। नाम जो है हम सब ने मिलके किया। उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय जो है मैं कहूँगा इंटीरियर डिज़ाइनर का जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे थे एक दिन सब लोग मिलके, तो बात करते करते एक फाउंडर ने कहा यार हम सब तो कारीगर की तरह ही बिहेव करते, तो उसने बोला यार ये नाम अच्छा है, कारीगरी कर दो इसकी। कलाकारी है ये, शेफ़ की कलाकारी है, क्योंकि शेफ़ ड्रिवन रेस्टोरेंट था। तो बोले यार ये तो कारीगरी है ना, अच्छे करेक्ट, तो कलाकारी यही दिखाएंगे, तो वो कारीगरी हो गया। फिर वहाँ से नाम पड़ गया। अब जब एक रेस्टोरेंट सक्सेसफुल होता है ना हर्ष भाई, तो सब लोग ना पहुँच जाते हैं कि यार मेरे बेटे को सेटल करने के लिए रेस्टोरेंट खोल देते हैं। तो हमने वो क्लियरली मैंने मना किया था, क्योंकि मेरे फाउंडर्स जो है वो पहले ही 6-7 लॉन्च बार चला रहे थे। उनको यही ज्ञान था, उनको बहुत सिखाना पड़ा मुझे, क्योंकि वो क्या है आज भी रेस्टोरेंट खोलने जाए, पाजी बच्चे आएंगे तो पिज़्ज़ा तो चाहिए होगा ना, है ना पाजी। अरे पाजी क्या बात कर रहे, बच्चे आएंगे तो पास्ता तो मांगेंगे ना, हमको भी पसंद है पास्ता। पाजी चाइनीज़ तो होना ही चाहिए। मैंने सारी बातें मानी उनके, लिखते गया। मैंने कहा आपको क्या क्या चाहिए बताते जाओ। जब समय आया फाइनल, तो मैंने कहा ना मैं पिज़्ज़ा रखूँगा, ना पास्ता रखूँगा, ना बच्चे आएंगे, ना ये आएगा, ना वो होगा। बच्चे आएंगे तो हिंदुस्तानी खाना खाएंगे। करेक्ट, कहानी ख़त्म। वो सब उनके अगेंस्ट जाके मैंने उनको समझाया। मैंने कहा ये अभी भी जो मेन्यू है ये लंबा है, लेकिन आप इससे खोलिए, फोकस रहिए। हो जब आप फोकस नहीं रहेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे। मारुति मर्सिडीज नहीं बना सकती। बहुत सही, बहुत सही। मर्सिडीज मारुति नहीं बना सकता।
करेक्ट। तो आप किसके लिए स्टैंड करते हैं वो पता है। आपको एक चीज के लिए स्टैंड करना है, उसको फेमस करना है। आप जाके वेटर, आप अपनी जगह पे जाते हैं, आए यार ऐसा स्पेशल क्या है यार, वो वेटर बेचारा, आप एक तरीके से हम वेटर का इम्तिहान ही ले लेते हैं। वो वेटर, सर आज ये स्पेशल है, आज वो स्पेशल है। अच्छा तू छोड़ दे यार, वो लास्ट टाइम ये खाया था वही ले यार। मैं भी सब क्यों, कंफर्ट है ना भारती, कोई ये आपका experiment नहीं। कंफर्ट है ना। आप अपनी इवनिंग डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, ठीक है ना, वो कंफर्ट है, इसीलिए लेगेसी बिल्ड होती है। भाई साहब इनके रेस्टोरेंट में गई तो आपके रेस्टोरेंट में हर से पूरा इंडियन ही खाना। काली रोटी, हाँ। काली रोटी घी न दे और एक सुहागरात वाली खीर। हाँ, वो तो अपर्णा की रेसिपी है। तो मेरी रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ही यही है जी। मेरे रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है हर्ष भाई, स्टोरी टेलिंग। हर डिश की एक कहानी है, उसमें से कहानी मेरी जर्नी की है, कुछ लेगेसी रेस्टोरेंट की है, कुछ लेगेसी उस्तादों की है, ठीक है ना, मेरे मम्मी की है, मेरे मदर इन लॉ की है, मेरे वाइफ की किचन से है। तो इन सब का अमलगमेशन है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे रेस्टोरेंट में मेरा काम कुछ नहीं है, सारा काम और आशीर्वाद मेरे माँ का, इसलिए वो चल रहा है। क्या बात, वाह, मेरा नहीं है। हर डिश की कहानी है। वाह। सुहागरात वाली खीर जैसे भारती ने बताया, ये अपर्णा बनाती बड़े चाव से। अच्छा, ये बचपन से उनके घर में बनती है नाग पंचमी के टाइम पे, ठीक है जी। तो नागिन नाग को खिलाती है, 10 से रन। अच्छा। भारती ये इसलिए होता। तो वो मैंने इवॉल्व कर दी उसको, और थोड़ी मैंने वो गेहूं की खीर में और कुछ वैल्यू ऐड किया और वो बनाई। अब खीर जनरली सबको पता राइस की है, मेरे यहाँ गेहूं की है। गेहूं की? हाँ, ब्राउन कलर की खीर है। हाँ, गेहूं की खीर है और बड़े लंबा प्रोसेस है। मतलब गेहूं को आप रात भर, गेहूं को पकाना, मतलब? हाँ, आप सोचिए पूरी गेहूं होती है। तो हाँ, पहले आपने रात भर उसे भिगोना है, ठीक है। रात भर भिगो के जब सॉफ्ट हो जाता फिर उसको उबालना है ताकि वो गेहूं का दाना फटे। फिर उसको दूध में पकाना है 2 घंटे। फिर उसमें जो सुहागरात वाली चीजें डालनी है, शिलाजीत। क्या बात कर रहे हो भाजी? क्या बात है। चलो गाइस, चलो, क्या बात कर रहे हो भाई? ये सारा मेरा एडिशन है। क्या बात। तो मैं शेफ हूं ना भाई, थोड़े तो ट्विस्ट लेके आऊंगा ना। तो शिलाजीत, अश्वगंध ये डलता है, सोने का वर्क, सफेद गुलाब का अर्क, चंदन ये डलता है। और बेड और बाकी सब चीजें आप देते हैं कि वो हम उसको बोलते हैं सर बहुत इमरजेंसी है तो घर पे जाके खा। यार क्या मजेदार नाम है ना, सुहागरात वाली खीर। देखो क्या क्या पड़ते हैं बीच में। और पाजी वो काली रोटी। काली रोटी कैसा है कि मुझे हमेशा लगता था कि हिंदुस्तान में ना, जैसे हम विलायती बेकरी में चले जाएं तो ब्रेड्स कितनी अच्छी अच्छी दिखती है ना। मेरा अकेला रेस्टोरेंट है हिंदुस्तान में जिसके यहाँ ब्रेड्स बड़ी नामचीन है, बहुत फेमस है मेरी ब्रेड्स, और बहुत वैरायटी है। आप मेरे रेस्टोरेंट में आइए, सिर्फ ब्रेड्स खा के जा सकते हैं, आपको दाल वाल की जरूरत ही नहीं है। हाँ, नहीं, जरूरत ही नहीं है। मेरे यहाँ पे पीठी वाली रोटी बनती है, जो भारती को पता है। पीठी मतलब अमृतसर में बड़ी की वो। तो पीठी वाली रोटी मेरे पिताजी को बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे घर में पीठी वाली पराठे बनते थे, तो मैंने वो पीठी वाली रोटी बना दी। वो ऐसे ही खा लोगे आप। क्या बात है। मेरी मम्मी मेरे को टिफिन में मसूर दाल की रोटी पैक करती थी। ऐसा मसूर दाल होल मसूर है, जो ब्राउन वाले होल मसूर है, लाल मलखा मसूर नहीं, पूरे होल पूरे वाले मसूर, वो मुझे टिफिन में मिला करता था। ठीक है, तो कैसे असली पीठी वाली रोटी हुई होती है। जनरली पीठी वाली रोटी उसको बोलते हैं जो सॉरी पीठी वाली रोटी कह रहा हूँ, मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी उसको बोलते हैं, जो बई रोटी को मिस्सी रोटी बोलते हैं। आज के जमाने में सारे शेफ जो है येलो कलर करके देते हैं। बेसिक ये होती थी, जो पुरानी दाल बचती थी उसको आटे में गूंदा और आपने रोटी बना के दे दी। अच्छा, वो इवॉल्व होते होते मिस्सी रोटी बन गई, उसमें बेसन डल गया, XYZ डल गई। तो हमारे यहाँ मसूर दाल की रोटी मेरे मम्मी के किचन से आती है। ठीक है, एक अदरक मिर्च की रोटी, ये भी मेरे पिताजी को बड़ी। अदरक मिर्च की रोटी वो कैसे बनती है? वो अदरक चॉप किया, जिंजर और ग्रीन चिली चॉप किया, उसमें अजवाइन, जीरा, अनारदाना डाला और मिक्स किया, और वो हमने बना के तवा में पराठा लगाए थे तंदूर में। और एक रोटी है ये वाली जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जो काली रोटी नान है, ये बेसिकली ये चारकोल गोट चीज नान है। चारकोल गोट चीज। तो मुझे कैसा है कि बच्चे आते हैं, जो कंसर्न होता था ना सबका कि यार बच्चे आते क्या खाएंगे। अब बच्चों को क्या ल्यूक्रेटिव चीजें चाहिए होती,
इंटरेस्टिंग चीजें चाहिए होती ना, तो ये वैसे ही रोटी खा सकते हो, इसमें पिज्जा वाला फ्लेवर भी आएगा और वैसे ही खा सकते हैं, दिखने में बड़ी मजेदार है। तो पहले तो हम एक्टिवेटेड चारकोल डालते थे, एडिबल एक्टिवेटेड चारकोल। बाद में मैंने जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और मेरे ट्रैवल्स हुए, तो हांगकांग में मैं एक रेस्टोरेंट कंसल्ट करता था, जसिन करके रेस्टोरेंट था, हॉलीवुड रोड पे। उसके पीछे एक बेकरी थी, तो वो मैनेजर एक दिन मेरे को बेकरी पे ले गया और मैंने देखा ऐसी ग्रे कलर की ब्रेड। मैंने कहा ये बढ़िया ब्रेड है यार, मेरी ये नान से मैच करती है। उस समय कारीगरी था, अच्छा, ठीक है ना, और एवोल्यूशन हो रहा था उसका कारीगरी। तो मैंने देखा कि ये अच्छी है यार। मैंने उसको पूछा हाउ डू यू मेक इट, तो उसने बोला मेरे को आई टेक ब्लैक सेसमी, काला तिल, उसको पानी में भिगो के ग्राइंड करके मैदे में मिला के करते हैं। अब वो एक हेल्दी हो गई, तो हमने उसको एक्टिवेटेड चारकोल से कन्वर्ट करके ब्लैक तिल से बनाना शुरू कर। भाई साहब हेल्दी भी है। और उसके ऊपर बढ़िया पिज्जा हर्ब्स डालते हैं, चिली फ्लेक्स डालते हैं, गोट चीज का पूरा स्प्रेड होता है। आप वैसे ही खा लोगे वो नान, कभी भी आओगे, आपको जरूरत ही नहीं बाकी चीजों में। और ऐसे और भी खमीरी और रोटी है। सेसमे का टेस्ट बहुत तगड़ा होता है रोटी वोटी के साथ। तो ये ब्रेड्स जो है मेरे रेस्टोरेंट में बहुत उमदा है। दिल्ली वाले में भी मिलेगा? सब जगह, सब अच्छा, आपके सब रेस्टोरेंट में सेम मेन्यू है? ऑलमोस्ट 95% सेम है, 5% कहीं ऊपर नीचे, बाकी 95 से भी ज्यादा है, मैं कहूँगा सेम है। और ये बिलीफ है कि ब्रांडिंग में ये बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी रखें। देखिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, आज तो 11 हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगले 3-4 साल में वो 40-50 हो जाएं। क्या बात है ना सर। और उसको ट्रेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को, आप इतना मैन पावर कैसे ट्रेन करेंगे। आज ही मेरे रेस्टोरेंट में करीब 450 लोग काम करते हैं, तो वो उनको हैंडल करना और टेस्ट, बिकॉज आदमी ना टेस्ट के लिए आता है, और वो टेस्ट से कैसे मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल है हर्ष भाई। ये मतलब नॉन स्टॉप है। इसमें कैसा है कि हमने ना टीम्स बना रखी है। तो एक कोर टेस्टिंग टीम है, ठीक है जी, एक कोर ट्रेनिंग टीम है, एक कोर हेड शेफ वाली टीम है, और एक मेरी टीम है जो बॉम्बे में बैठती है। तो ऐसे 4 लेवल बना रखे हैं हमने। तो हम किसी को हायर करते हैं किसी रेस्टोरेंट के लिए, पहले उसको एक पुराने वाले रेस्टोरेंट में डालते हैं, एक शेफ उनके ऊपर डालते हैं कि आप इनको ट्रेन करो। फिर जैसे रेस्टोरेंट खुलने का समय आता तो उनको नए रेस्टोरेंट में भेज देते हैं जिनको ट्रेन किया, उनके ऊपर एक पुराना शेफ रखते हैं, उनके ऊपर हमारे ऑफिस बॉम्बे से एक शेफ जाता है। ओह, ये सारे शेफ है? हाँ, ये सारे ट्रेन होते हैं वहाँ पे। तो ये कॉन्स्टेंटली ट्रेन होते हैं। साथ में स्टोरी टेलिंग वाले लोग जाते हैं, मैं जाता हूँ कि कहानियां बतानी होती है हर चीज की। वाह। तो इट इज अ लॉट ऑफ एफर्ट। आप समझिए कि 2 साल पहले, आज हम बैठे हैं 2023 में, जब मैंने 6 रेस्टोरेंट खोले थे दिल्ली में उस साल। 6 रेस्टोरेंट एक साल में खोले? 1 साल में। तो मैं करीब 8 महीने दिल्ली में था। माय गॉड। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपके रेस्टोरेंट में? अब वही माँ से पूछना कौन सा बच्चा सबसे प्यारा है। मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मैं बड़े चाव से कुछ चीजें खाता हूँ। मेरे यहाँ पे ना ब्लैक दाल मिली, मेरे रेस्टोरेंट में दाल की एक कहानी है। अच्छा, वो भी मैं बताता हूँ आपको। बट मेरे रेस्टोरेंट में काली दाल में, जनरली लोग दाल पालक पीली दाल में बनाते हैं, मैं काली दाल में मेथी और पालक का तड़का लगा के खाता हूँ। मुझे वो खाने में बड़ा मजा आता है, विद चारकोल गोट चीज नान और पीठी वाली रोटी, अदरक मिर्च की रोटी मेरी ये फेवरेट है। हाँ। नॉनवेज है तो मैं नॉनवेज भी खा लेता हूँ, तरी वाला गोश्त वगैरह। तो दाल की एक कहानी है पूरी। अच्छा। दाल 5-6 प्रकार की मिलती है मेरे। तो एक ब्लैक दाल की कहानी है, जो बचपन में जब मैं छोटा था ना, तो पिताजी का एक रूल, क्योंकि नानके सारे अमृतसर और पंजाब में थे, तो रूल बुक था कि यहाँ से पिताजी उठा के सबको वहां ले जाएंगे। तो समर वेकेशन या विंटर वेकेशन, ज्यादातर विंटर वेकेशन होता था, क्योंकि उस समय स्कूल्स का सेशन होता था जनवरी टू दिसंबर। दिसंबर में 1 महीने की छुट्टी मिलती पूरी। ठीक है, जनवरी 15-18 तारीख को स्कूल्स खुलते थे, तब हम नए क्लास में आते थे। तो पिताजी का फिक्स्ड रूल था कि 10 तारीख दिसंबर को हावड़ा जाएंगे, कलकत्ता से ट्रेन में बैठे पंजाब, पहला स्टॉप लुधियाना, 2 मामा रहते हैं, तो मामा जी के यहाँ रहेंगे 3-4 दिन, फिर उसके आगे अमृतसर के आगे पट्टी, और हाँ, पट्टी से आगे चीमा, फिर वहाँ नानी का घर है, वहाँ रहेंगे 15 दिन, और वहाँ सब मासियाँ सब थी, आया थी फिर। तो एक भारती के घर के पास भी है, पुतली घर में मेरे 2 मौसियाँ रहती थी, आज भी रहती है। तो मामा जी जो है, जब हम छोटे थे ना, तो पिक्चर मतलब खाना खिलाने कभी कभी ढाबे में ले आते थे, तो ढाबे वाले को वो दाल यार तरी मार के ले आई जरा। हाँ। तो मैं जब
थोड़ा सा मुझे अच्छा लगने लगा, दाल में स्वाद बढ़िया आती है। तो मैंने मामा जी को पूछा जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाँ मैंने कहा ये तरी मार के क्या क्या सीन है? बोलते हम उसको ना मटन की करी डालने बोल देते हैं ब्लैक दाल में। ओ भाई साहब, तो स्वाद जो है, अब भारती क्या 4 गुना बढ़ जाएगा, हाँ 4 गुना बढ़ जाएगा टेस्ट। पाजी मुंबई। अच्छा फिर तरी डाल के वो मुझे अच्छी लगी, अरे ये बढ़िया है। तो ये वो एक अच्छा दाल लगा, वो एक मेमोरी रह गई, ठीक है ना। देखिए एक माइंड में रह गई चीज। वैसे ही कलकत्ता में क्या है, दाल तोड़का बोलते हैं उसको। कलकत्ता में एक रेस्टोरेंट चेन है, वहां पे दाल तोड़का बड़ा फेमस है। तड़का नहीं बोलते, तोड़का बोलते हैं। हाँ। अब दाल तोड़का क्या है, ब्लैक दाल में अंडा भुर्जी डलेगी। अच्छा, काली दाल में अंडे भुर्जी डलेगी, और वो ऐसी मजेदार होती है दाल पूछेवन, आपको रोटी की भी जरूरत नहीं। ओहो। तो ये चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। मैं हरिद्वार गया था, जाता था, तो वहां पे पीली दाल मिलती है, हींग जीरे का तड़का, एकदम सिंपल। तो ऐसे करके हमने 5-6 दालों की कहानी बना ली, जिसमें ब्लैक दाल मेथी पालक जो है वो मेरा इन्वेंशन है, ठीक है। दाल सोया चाप जो है वो मेरा इन्वेंशन है ब्लैक दाल में। दाल मेथी पालक उन जैसे लोगों के लिए भी है जो कहते हैं नो नो इंडियन फूड इज वेरी हैवी, यू नो, आई जस्ट वांट समथिंग लाइट, हरपाल शेफ प्लीज लुक इनटू इट। हाँ 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 हाँ, इंग्लिश वाली सही बात है, भाषा भी हाँ, हैवी तो हैवी उनको हमें कहती है दाल मेथी पालक खा ले, ये बीटरूट के कबाब है, एमरल्ड बीटरूट के कबाब है, ये खा लो, अच्छा है। फिर धीरे धीरे मैं जाके जब टेबल पे देखता हूँ ना, मैं पीछे से भेजते रहता हूँ उनके लिए, ओ इट्स वेरी टेस्टी, हरपाल शेफ कांट इवन रेजिस्ट। पाजी बोस्टन में जो रेस्टोरेंट है उसमें भी है यही सारी चीजें? चीजें हैं, अच्छी चीजें, वाह बढ़िया। रे। आपको मतलब बॉस्टन में भी वो था कि मैं जब खोलने गया था तो मैंने ओनर्स को क्लियरली बोला था, मैंने कहा मैं वो चीज नहीं करूंगा कि जो वर्ल्ड में चलती है। मतलब आप यूके यूएस में चले जाओ ना, तो आजकल ऐसे रेस्टोरेंट्स नहीं है, आजकल अच्छे रेस्टोरेंट्स आ गए हैं। लेकिन ये 2019 वगैरह की बात है, जब मैंने शुरुआत की थी वहाँ बॉस्टन में रेस्टोरेंट की प्लानिंग वानिंग सब, तो मैंने कहा था कि मेरे रेस्टोरेंट में ना वो नहीं होगा कि हाउ वुड यू लाइक या बटर चिकन, स्पाइसी, माइल्ड, और ये मैंने कहा बटर चिकन जैसा है बटर चिकन ही रहेगा। आपको तीखा चाहिए तो ये डिश है, माइल्ड चाहिए तो ये डिश है, ऑल्टर नहीं होगी। सही, क्योंकि पिज्जा वाला ना इटली में पिज्जा ऑल्टर नहीं करता आपके हिसाब से, यस पास्ता ऑल्टर नहीं करता, वो शेफ की तौहीन है। सही बात है, वो जैसा है वैसा ही खाओ। क्या बात बोली सर। तो ये तो हिंदुस्तान की ये परंपरा रही है, इसलिए ना शुरू से ये तो अच्छा है कि हम जैसे इवॉल्व हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इवॉल्व हो रहे हैं, तो हम थोड़े ताव से बोलने लगे। हमारी लीडरशिप भी आजकल बहुत अच्छी है, तो हम ताव से बोलने लग गए हैं कि यार नहीं ये ऐसा है। नहीं तो पुराने जमाने में तो हम शुरू से ना, आप पारंपरिक तरीके से देखो हिंदुस्तानियों को, मास जनता को देखिए, हमें यही सिखाया गया है। हाँ, सही कहा, सही कहा, हाँ सही कहा। हमें ये नहीं कहा कि झुक के रहना है, ठीक है, हम्बल होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। क्या बात है। शेफ, आप लाफ्टर शेफ कैसे देखते हैं? बिकॉज सी आज की तारीख में जी, सबसे बड़ा शो, सबसे हिट शो, सबसे फनी शो लाफ्टर शेफ है। भारतीय बोलते सबका लाफ्टर शेफ इसका तो श्रेय ले जाते हैं। मैंने कहा ना, हम्बल होना ठीक है, लेकिन बस सक्सेस लेनी चाहिए, सक्सेस तो लेनी चाहिए, 100%। श्रेय लेना चाहिए, बिल्कुल है ना। आप दोनों को जब मैं देखता हूँ, भारती तो चलो यार मेरे घर की है, तो हमारी मतलब दाल बराबर है। सुहागरात वाली दाल सुहागरात वाली दाल, ये डिश का नाम मिल गया मुझे। अच्छा, ये बढ़िया नाम मिल गया मुझे। अच्छा, सुहागरात वाली दाल। पता चला दूध की जगह केसर वाली दाल जा रही है, गुलाब की पत्तियों के साथ, और वो सब भी कोई दुल्हन करे पाजी। नहीं वो दूल्हा करेगा ना, पर दुल्हन को तो तैयार करना पड़ता है। हाँ ये भी है। लेकिन लाफ्टर शेफ जब हिट हुआ, जी, क्या 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 फील हुआ आपको? देखिए अर्जी भाई, आई टेल यू व्हाट, यू नो, मैं आपको बड़े प्राउडली कहता हूँ, टेलीविजन शोज अगर फूड में, अगर मैं कहूँ हिस्ट्री ले लो शुरू से लेके अभी तक, अगर मैं फूड के शोज की बात करूं तो नंबर 1 और नंबर 10 शेफ हरपाल है, उसके बाद बाकी शुरू होते हैं। ये बात है बॉस, सही कहा, 100। और ये मैं 100% कहता हूँ, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। नमक शमक से मतलब हाँ, खाना खजाना की शुरुआत हुई, उसके बाद दिमाग नहीं चला तो हम बाहर हो गए, हम निकल गए, हमने कहा नहीं, पता नहीं यार ये सब नहीं करता मैं। तो जब एक्टिवली आए टेलीविजन में,
तो टेलीविजन का नजरिया बदल दिया कि खाना मस्ती में होना चाहिए, क्योंकि वो टेलीविजन है। सीरियस खाना होटलों में बनाता हूँ ना मैं। करेक्ट करेक्ट। अगर और लोगों को किचन में लेके जाना है तो ये दौर भी मैं आपको बताता हूँ हर्ष भाई, 1995 वगैरह में मैं देखता था, 98 ये सब, मैं 2000 2005 ये सब, इन सब समय में देखता था मैं, खाने की रुचि कम होते जा रही थी। क्यों? विलायत से सारे ब्रांड्स आ रहे थे। सबको लग रहा था यार विलायती बाहर खाएंगे। सो आई वॉज लिटिल अफ्रेड देयर, यू नो, कि यार ये सब ना, ये खाने को सीरियसली देख रहे हैं करके ये डर रहे हैं, ये जनरेशन डर रहा है। अब इसके लिए क्या करें? सही था। और मेरे पास जो डायरेक्टर था ना, उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज थ्रो किया था। तो मुझे एज अ कैरेक्टर ये लगता था कि यार इसमें मस्ती होनी चाहिए, और मैं एज अ पर्सन भी मस्तीखोर वाला इंसान हूँ, करे ठीक है। और वो चीज मुझे लगी कि भाई खाने में ईज होना चाहिए, ठीक है ना, और बंदे को आसानी से सारी चीजें मिल जानी चाहिए, बनाना होना चाहिए, और हंसी में मजाक में खाना बन जाना चाहिए। उससे मैंने सब सीरियस टेलीविजन शुरू किया, टर्बन तड़का। तो तब मैंने ये सारी चीजें डाली, एंड थैंक्स टू वन मैन गिरीश मधु, जो संजीव जी के भी डायरेक्टर थे। और मैं जब संजीव जी के साथ काम करता था, मैं बैक किचन संभालता था, तो गिरीश मधु के साथ मैं वार्तालाप करता था और बातें होते रहती थी। मुझे पता था कि ये क्रूक्स क्या, और मैं संजीव जी ओजी हैं हमारे शेफ्स के, ठीक है ना। उन्होंने एक स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशनशिप बिल्ड किया कि मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, आप सीखो। मैंने कहा नहीं बॉस, मैं तुम्हारे घर पे बैठा हूँ, मेरे साथ साथ में बनाओ। बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव। ये जब चीजें करते हो ना, तो ये हमेशा देखना है आपने क्या कर। तो फूड जब शुरू किया ना, और फूड की भी बड़ी मजेदार कहानी है हर्ष भाई। अच्छा। पहले मुझे रिजेक्ट किया गया था। संजीव जी जब सेल कर रहे थे कॉन्सेप्ट कि अगर हिंदुस्तान में कोई रेस्टोरेंट, कोई फूड शो और फूड चैनल कर सकता है, वो संजीव जी, और बात सही, करेक्ट, ठीक है। तो संजीव जी के पास जो टैलेंट थी उन्होंने वो यूज किया, मैं उनके साथ काम करता था, उन्होंने मुझे यूज किया, और भी लोगों को यूज किया। तो मेरा शो अनफॉर्चुनेटली जो किया था ना, टर्बन तड़का, हमने मिलके नाम रखा था टर्बन तड़का। संजीव जी ने भी, संजीव जी डरते थे, बोले यार तेरी कम्युनिटी मुझे मारेगी बहुत, टर्बन तड़का नाम रखा। तो मैंने कहा नहीं मारेगी, मैं इसका ब्रीफ लेके आता हूँ। मैंने एजेंसी पकड़ी, इसका ब्रीफ निकाला, और फिर हमने पेश किया, और मैं वो अपने माध्यम से बोलते गया कि टर्बन इज माई प्राइड एंड तड़का इज माई प्रोफिशिएंसी। डू नॉट थिंक दैट टर्बन पे मैं तड़का लगा रहा हूँ, वो नहीं है। मैं टर्बन में अपनी प्राइड मानता हूँ, बहुत अच्छे से समझा, और तड़का मेरी प्रोफिशिएंसी है, और वो अच्छा एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। तो ये गिरीश जी की बातें सुनता था और मैं सब देखता था, और फिर मेरे को लगा कि गिरीश जी बोलते थे हरपाल अलग करना है कुछ लाइफ में, अगर आप शो करोगे तो अलग करोगे। तो वो अलग किया हमने, बहुत सारा नमक शमक कर दिया उसमें, बहुत बड़ा काम, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। नमक शमक की भी कहानी बताऊंगा, आपके माध्यम से सुननी चाहिए लोगों ने, ठीक है ना। तो ये शो हुआ बिल्ड। तो जब गिरीश जी मेरे पास आए, हमने सीरियस टेलीविजन बनाना शुरू किया। दो चीजें इसमें बताऊंगा आपको। तो गिरीश जी ने बोला हरपाल, शूट की प्रैक्टिस चल रही थी, 15-16 एपिसोड हमने ना बनाए थे एज टेस्ट कि हम चैनल को ये भेज देंगे। संजीव जी ने बोला बना ले तू इतना, वो उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने बना लिया। तो गिरीश जी ने मुझे बोला वगैरह कि क्या, बोला हरपाल एक चीज बता मुझे कि मरने के बाद तुझे लोग कैसे याद रखेंगे। मैं कहा सर जीते जी याद रख लें, वही कहा नहीं, बोला मरने के बाद कैसे याद रखेंगे बता, मुझे नहीं मालूम। तो बोला शूट बंद, जब पता चल जाएगा आ जाना, शूट कर लेंगे। निकल गए। क्या बात कर रहे हो? और हम भी निकल गए। शूटिंग बंद कर दी? तो प्रैक्टिस वाली चीजें होती थी ना, तो निकल गए वो, हम भी निकल गए। तो हम घर गए, घर पे जाके देखा, छोटी बेटी को जाके बोला ऐसा ऐसा हो गया, अंतरा है छोटी बेटी का नाम। तो बोले अच्छा। तो छोटी बेटी को बहुत शौक है पढ़ने का, फिक्शन नॉवेल्स वगैरह ना बहुत बहुत पढ़ती है। वैसे उसके पास एक बुक पड़ी थी, महात्मा नाम की बुक। तो मैंने महात्मा की बुक खोली और सॉल्ट सत्याग्रह का चैप्टर निकला, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं इतना पढ़ने में ये नहीं था, ये बुक्स वगैरह उतनी नहीं पढ़ता था, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता हूँ, बट ये फिक्शन वाली बुक्स नहीं पढ़ता। पढ़ते गया, धीरे धीरे करके, आदत थी नहीं तो धीरे धीरे पढ़ते गया। तो वो जब चैप्टर पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा है कि गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत एक बेसिक चीज को पकड़ के शुरू कर दी, जबकि उसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और भी जितने बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा नहीं ये
बेसिक है, हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, हम ये करेंगे। गांधी जी ने कहा नहीं, छोटी चीज पकड़ते हैं, बेसिक पकड़ते हैं, जिससे पिंच हो गया गोरों को, वो करते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट टैक्स के ऊपर लड़ाई शुरू, सॉल्ट सत्याग्रह। ये बढ़िया, मैं 2-3 दिन लगे, मैंने कहा यार ये चीज पक्की है यार, नमक नहीं डालो तो मजा नहीं आता खाने में। चाहे आप काजू बादाम किशमिश जाफरान केसर जो डालना डाल दीजिए, आप नमक नहीं डालोगे तो कोई चीज है, नमक वो इंसान है जो बाकी सबको लिफ्ट कर देता है। करेक्ट। हाँ ठीक है, मैं कहा ये बढ़िया है, मैं कहा ये नमक को लेके कुछ करते हैं। तो 1-2 दिन गए तो मैंने कहा यार मैं पंजाबी आदमी हूँ, हम हमारे लहजे में रहता है यार, लस्सी वस्सी पी लेते हैं यार, चाय वाय पी लेते हैं, यार नमक शमक डाल देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो मुंह से निकला, मैं गिरीश के पास 5-6 दिन बाद भागा। मैं गिरीश ही मिल गया मुझे टोटका, बोले क्या है? मैं कहा जब नमक डालूंगा ना तो मैं बोलूंगा नमक शमक डाल देते हैं। गिरीश ने बोला आप इसका जिंगल बनाओ, गाना गाओ। तो मैंने कहा नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक। तो ये जिंगल बन गया। फिर उससे एनर्जी का पिटारा आ गया, एक नमक जिसमें रखता था, मैं बोलता था ये एनर्जी का पिटारा आया, ये निकली ये एनर्जी और ये खाने की एनर्जी, और ये बन गया नमक शमक डाल देते हैं। ये इतना वायरल हुआ सर, जिस जमाने में वायरल नाम की चीज नहीं थी, ये उस समय इतना वायरल हो गया था। आई वुड गेट ईमेल्स फ्रॉम पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉरगेट इंडिया, that we don't understand what you do, but we are enjoying it. It is making a lot of fun. वाओ, I'm enjoying it. तो ये ऐसा वायरल हुआ। अब मुझे यकीन है कि मेरे मरने के बाद 2 जनरेशन तो ये करेगी। यस डेफिनेटली, ये मतलब ऐसी वाली बात होगी यार, बात है यार। और मैं आपको अर्ज भाई और एक चीज बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 2 ही लोग हैं जिन्होंने नमक को पकड़ के आपको कुछ ना कुछ दिलाया है। एक गांधी जी ने आजादी दिला दी, दूसरे ने किचन में खुशियां दिला दी। सही। और आप गृहिणी जो है अकेले घर पे खाना बनाती, वो जब नमक डालती ना, अकेले नाचती गाती है और खुशी का माहौल लेके आती। तो वो जो हैप्पीनेस वाला क्वोशंट है ना, वो मैं श्रेय लेता हूँ वाओ, कि मैंने क्या किया। बात है यार, क्या और 2 इंसान है जो बड़े काम कर गए। और ये सिंपल चीज है, सोचने के लिए तो बड़ी सिंपल चीज है, बट इट्स अ बिग थिंग। और नमक वो चीज है, उसका जिक्र तभी होता है जब वो कम या ज्यादा हो। और मैं वो इंसान हूं, मेरा जिक्र तभी होता है जब मैं कम परफॉर्म करता हूँ या ज्यादा परफॉर्म करता हूँ। जब अपने लेवल पे रहता हूँ ना, लोग जान जाते हैं यार यही काफी है इसके लिए। बट भाजी लाफ्टर शेफ का एक्सपीरियंस क्या है आपके लिए? बहुत बढ़िया भारतीय है। ये लोग, ये कॉमेडियन जो ये लोग है, ये जो जत्था है, ये झुंड है, ये सताता है आपको, परेशान करता है? मेरी बहुत बड़ी सताते हैं, मजा भी आता है। जब मुझे मतलब सेलेक्ट किया था ना, तो मुझे भी ऑप्टिमिस्टिक में बुलाया गया। तो आई न्यू दैट जब ये बुलाया गया, जब कॉन्सेप्ट भी पूरा अच्छे से तैयार नहीं था, सबको पता ही नहीं था कि करना क्या है, तो मुझे कॉमिकल चीजों के लिए, हैप्पीनेस के लिए बुलाया गया था। एंड आई वाज द ओनली शेफ इन इंडिया। आई डोंट थिंक सो यू कैन थिंक ऑफ एनीबॉडी एल्स। नोबडी। सही, सीरियस, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। आप किसी और को उस फ्रेम में सोच ही नहीं सकते। कॉमेडी में नहीं सोच सकते। सही कहा कि फेमिलियर, हैप्पीनेस, कोशेंट, जॉयफुल नेचर, ये आप उस किसी को फिट ही नहीं कर सकते वहां पे। तो जब मुझे बुलाया गया, मुझे कॉन्सेप्ट समझाया गया, मैंने कहा अच्छा है, कर लेंगे, बढ़िया है। और जब लिस्ट पूछी, मैंने कहा कौन कौन है, तो एक आइडिया मिल रहा था, बताई नहीं गई थी लिस्ट। अच्छा, मुझे आइडिया मिल रहा था, आई वाज नॉट टोल्ड। तो जब प्रैक्टिस हुई जिस दिन, उस दिन पता चला। तो जिनका आइडिया मिला था उनकी फिर हिस्ट्री समझी, उनके बारे में समझना शुरू किया। डर तो था सब, क्योंकि देखिए आप जब कुकरी शो करते हैं, आप अकेले कर रहे हैं, आप कैमरा से बात कर रहे हैं, आप वैसे और किसी से बात नहीं कर रहे। इट्स इजी, आई मीन आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम इट्स इजी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली। बट आप जब एक ऑडियंस में हैं जहाँ पे महान लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ मुकाम हैंडल किया, और आपको सीरियसली उनसे बात करवानी है, काम करवाना है, और एक लाइन क्रॉस नहीं करनी। और भारती जी बगल में, जिनको हम देखते आए हैं, मतलब नहीं, जिनको मैं टीवी में आप भी बचपन से देखते आए हो। बचपन से मैं देखते आया हूँ जिनको। नहीं, वैसे तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन बचपन से मैं भारती को देखते आया हूँ। और वो मतलब लगता था यार क्या बात है, मजा आया। और भारती जी के बगल में तो एक प्रेशर तो बन जाता है। देखिए वो कुछ भी कह लें आप, बेशक मैं वहाँ जज बन के गया था, बट वो एक प्रेशर तो रहता है, एक चीज़ रहती है। और होमवर्क करके मैं बहुत अच्छे से गया था, बहुत सारे मुहावरे पढ़े, पूरे पीछे मेरी पूरी ऑफिस की टीम को। अच्छा, कोई भी चीज़ करता हूँ ना, मैं बड़ा उसका रिसर्च करता हूँ, वर्क करता हूँ, मैं काम करता हूँ सर उस पर। मैं ऐसे ही नहीं चले जाता हूँ कि ऐसे ही चले जाओ कहीं पे, नहीं।
उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, क्या बोलूँगा सोचता हूँ, लिखता हूँ, डायरी लिखता हूँ, वोकल्स लिखता हूँ, चीज़ें लिखता हूँ। और मैं जो अंकुश जी है, मैं उनको भी बोलता था, अंकुश जी आज तक मैंने जितनी चीज़ें की है ना, उसमें ना एक ओजी ऑफ जिंगल्स मैं कहूँगा ना, वो मैं हूँ। तो मैंने कहा हर जगह ना एक जिंगल फेमस हुआ है मेरा। तो अगर नमक शमक फूड फूड में फेमस हुआ, तो एक मैं शो करता था, क्या था, ग्रैंड ट्रंक रसोई जी जेस्ट में। अच्छा। उसमें भी मैं कहता था कि भाई एक तो जिंगल बना, तो उसमें एक मसाला दानी बनाई थी हमने बड़ी, उसका नाम मसाला रानी लिखी थी। तो हमने मसाला रानी रानी सुन मेरी रानी रानी, वो भी बड़ा हिट हुआ। क्या बात। तो मैंने अंकुश को बोला, मैंने कहा ये ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, इसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो बोला हरपाल जी एक काम करते हैं, तो टेस्ट करेंगे ना, कुछ निकालते। तो दोनों ने मिलके फिर ये जुबान की हो गई, बल्ले बल्ले निकाल। तो ये अब मैं देखता हूँ कि मैं रेस्टोरेंट्स में भी मिलने जाता हूँ ना, तो पहले ग्रीटिंग होती है, हरपाल जी आज जुबान की हो गई, बल्ले बल्ले, वो पूरा रेस्टोरेंट जाग जाता है। एक और नई चीज हाँ, मिल गई, एक और नई चीज बन गई, और ये बहुत शॉर्ट टर्म में मिल गई मुझे। हाँ, ये क्योंकि इतने लोगों का आशीर्वाद, इतने लोग साथ में हैं, तो वो मजा आ गया। तो ये प्रेशर था मेरे पे बहुत ज्यादा, कुछ होमवर्क किया। फिर ऑनेस्टली ये सारे एक दूसरे को जानते थे, ये जितने 12 लोग। हाँ, ये तो ग्रुप है। ये ग्रुप है, ये मतलब अमीर लोग थे, ये बिल्डिंग में ऊपर नीचे रहते थे, मैं कांदीवली में कहाँ रहता। तो वो थोड़ा सा रहता ही है, यू नो। एंड कुछ भी कर लें, आई डोंट ब्लेम एनी ऑफ देम। ये होता है जब आप किसी को 15-16 साल से जानते हैं, आपका कंफर्ट लेवल ज्यादा होता है। मुझे अपना कंफर्ट लेवल बनाने में समय लगा, सही समय लगा ऑनेस्टली। और लगता नेचुरल लगता है। लेकिन ये अब इतने कंफर्ट हो गए हैं ना वहां पर, कि मैं आपको क्या बताऊं, राहुल वैद्य से लेके पोला यानी कि करण कुंद्रा इनके बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। अकेले में बैठ के खुसरे खुसरे सारे लगे होते हैं, पता नहीं क्या बातें करते हैं ये। मतलब बहुत मजा आता है देख के। मतलब अब ऐसा होता है ना पाजी कि बंद नहीं होना चाहिए, ये अच्छी चीज चल रही है। नहीं, बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज दुनिया में जो स्ट्रेस है, ये शो उसको एड्रेस कर रहा है। आप इस शो को ना एक मैनेजमेंट की तरह सोचो। आप जब आप मैनेजमेंट की तरह, मैं तो उसी एंगल से सोचता हूँ, क्योंकि मैं और कोई एंगल से सोच ही नहीं सकता हूँ। स्पीकर हूँ, लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ, हंसाता हूँ, ठीक है ना। तो वो मैं उस एंगल से जब सोचता हूँ ना, मैं सोचता हूँ ये सक्सेस है और इसको रिपीट करते रहना चाहिए। और कंसिस्टेंटली जब आप नंबर दे रहे हैं किसी को, आप क्यों बंद करेंगे? अग्रीड लोग देख, ये क्लिप काट के कलर्स को भेज देनी चाहिए, है ना बाजी? नहीं, ये तो मतलब एक गिवन है। बाकी तो देखो भारती, चैनल के सामने तो हम सब कठपुतलियां हैं। देखिए आप कुछ भी कर लें, आप उनकी सोच है, उनके सोच के आगे हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन आरओआई की जब मैं बात करूंगा, तो आरओआई में तो हम दे रहे हैं ना सर, 100%। मैं आगे नहीं बोलूंगा, हमसे बड़े बड़े शो है जहाँ पे आरओआई नहीं है। बाजी में कुणाल कपूर आए थे शेफ, उनका तब मास्टर शेफ चल रहा था, हमारा लाफ्टर शेफ। उन्होंने बोला, घर गया मास्टर शेफ का शूट करके, मैंने देखा कि मेरे डैडी लाफ्टर शेफ देख रहे और हंसी जा रहे हैं, और कहते मैं अपने शूज उतार रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप क्यों हंस रहे हैं, ये तो खराब कर रहे हैं। कहते तू ये छोड़, उधर लड्डू फ्राई कर रहे हैं। ये ही फन है। मैं कहता हूँ ना, मजा कब आता है? मजा तब आता है जैसे ही खाना बनना शुरू होता है। वहां जो कॉमिक होती है ना चीजें, हद वो दो कढ़ाइयाँ लड़के टूट रही है, कोई ग्लास का बोल वहां रख रहा है, कोई प्रेशर कुकर की सीटी निकाल दे रहा है, कोई प्रेशर कुकर को ऐसे ही हिला रहा, भाई साहब फट जाएगा। किसने बोले में किया था ना, बोले पहले सीजन में कुकर सीटी बजी, कहते अरे कुकर बंद कर दो, तो सीटी उतारती। क्योंकि मैं घर में खाना बनाती हूँ, मेरे को अहमियत पता है यार कुकर फटने की। पाजी ओ ना हम पास जाए ना कुछ करे, मतलब कुछ भी। तो ये बहुत रिस्क। और ये अपने समर्थ और चिंटू कांच के बॉल को तड़का लगाने के लिए रख दिया, सीधा गैस पे फट गया वहीं पे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ हर्ष भाई। मैं बैंक्वेट में काम करता था सेंटोर जूहू में जी, ठीक है ना। मैं जल्दी पहुंचा था, 2 बजे मेरे उस्ताद आए, तो सब हम लोग बैंक्वेट की जितनी पार्टियां उनका खाना बनाना शुरू किया। तो एक उस्ताद आए, उन्होंने एक हंडी ली, और यहाँ बगल में एक हाई वाला गैस रेंज था और बाकी नीचे छोटे छोटे रेंज थे। तो मैं छोटे रेंज पे काम कर रहा था। ये बंदे ने एक हांडी ली और सिम पे रख के चले गया, और बोला भी नहीं हमको कि क्या रख के गया। हम खाना बना रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ 50-60 किलो मटन की तैयारी प्याज में भून रहा था। अचानक से आवाज आई, ओह शिट, और मैं बगल में जाके गिरा।
और ये जो हांडी है ये उस साइड जाके गिरी और पता ही नहीं चला क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। हमने फटाफट गैस वैस बंद करके भागे किचन से बाहर। थोड़ी देर बाद जब शांति हुई तो वापस किचन में आए। तुमने कहा हुआ क्या साला, समझ में तो आए? बोले गैस वैस का लीक, कुछ नहीं। अब आप ये बात सोचिए खाली, हुआ क्या था? जो उस्ताद ने जो हांडी रखी थी ना, वो अदरक लहसुन का पेस्ट था, वो डीप फ्रीजर से निकाला था, यानी पूरा आइस हुआ था। वो गैस शुरू करके चले गए, नीचे से गैस ने गर्माहट चालू की, ऊपर प्रेशर बना, कॉपर की हांडी हर्ष वो उड़ी ऊपर और वो जाके 20 मीटर दूर जाके गिरी। और उस दौरान जब फ्लाई कर रही थी, कुछ कुक्स जो है नीचे झुके और वो हांडी ऐसे हांडी थी, ऐसे खुल के ऐसे हो गई पूरी। अरे बाप रे, ये गैस, हाँ, ये गैस के ऊपर जो हांडी थी फट के, और जाके हमने देखा वो अगर हांडी किसी को भी लग के जाती थी, गले में लगती तो मर गया था। ओह शिट, आप सोचिए इतना डेंजर काम है खाना बनाना। इट इज नॉट इजी। हरपाल भाई आप बैठते क्यों नहीं? आप क्यों? मैं बैठ नहीं सकता। सी देयर आर स्टार्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, पहली चीज सेफ्टी देखनी होती है मेरे को कि क्या ये लोग कर रहे हैं, बहुत सही। ये लोग क्या। और मेरी नजर घूमते रहती है पूरी, और मैं चलते भी रहता हूँ। कई बार बोल भी देते हैं मेरे को, अरे हरपाल जी आप पैंट्री में खड़े रहनी है ना, प्लीज डोंट गो देयर बिकॉज दे कीप आस्किंग यू थिंग्स एंड नोइंगली अननोइंगली यू टेल देम। सो मैं फिर देखता हूँ कि ये लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं। फिर दूर से इसको हटाओ, किसको सर, इसको, अरे उसको, ऐसे करते रहते हैं। तो ये बड़ा, क्योंकि बहुत मुश्किल वाला काम है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कईयों के कैरियर शुरू हो रहे हैं, यू नो, अगर जल वला गए, कुछ हो गया, बॉस, नॉन रिपेयरेबल कोई चीज। अभिषेक समर्थ करियर शुरू हो रहे हैं भाई, देख लो उन्होंने जितने बर्तन तोड़े हैं। तो ये डर लगता है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। लड़कियां काम कर रही है तो उनको आउटफिट भी ऐसे दिए जाते हैं, भगवान का दम। मैं और पाजी फैशन शो, हम यही डरे रहते हैं कि मतलब स्वागत वाली खीर। मैं और पाजी तड़का लगा रही, भारती मैं तो देख रहे उन्हें वो वाला चीज उठे रखती है, वो पिघल सकती है, फट सकती है। फिर मैं जाके बोलती हूँ हटा दो उसको, ऐसे करो। अरे बाप। लेकिन पाजी एक बात बोलूं, आपके साथ काम करके इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, क्योंकि वाकई आपने सही कहा कि अगर टीवी में खाना बनाते कोई कॉमेडी कर सकता है तो पाजी आप, क्योंकि हम लोग इतनी कॉमेडी करते हैं। कहते हैं कृष्णा बार बार बोलता है कि कॉमेडी अपनी जगह और हरपाल जी अपनी जगह, क्योंकि हरपाल पाजी का पंच ही कैसा होता है, क्या बस ऐसा ही था मेरा। फिर कृष्णा बोलता कॉमेडी अपनी जगह, हरपाल पाजी अपनी जगह। पाजी मैं तो बहुत ग्लैड हूँ कि आपके साथ मैं काम कर रही हूँ, स्टेज शेयर कर रही हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग पाजी। थैंक यू जी, आपने 4 चांद लगा दिए टीवी में भी और यूट्यूब में भी हमारे शो में आके। थैंक यू सो मच। और मैं तो ये कहूंगी कि भाई दिल्ली में कारीगरी अब खुल चुका है और बहुत अच्छे से चल रहा है। दिल्ली वालों, कारीगरी जाओ, और जाके आपने बोलना है कि हम पॉडकास्ट देखकर आए हैं भारती का, बिल्कुल इसीलिए हम आए हैं, तो फिर देखना वहाँ पे जुबान की बल्ले बल्ले। एक कारीगरी मुंबई में भी खोल देते हैं। करेंगे है ना? लो पाजी, हाँ दे दो। तीसरी इतने से नहीं होगा। इतने से होगा नहीं कुछ, हंडिया तो ले लेंगे। इतने से होगा नहीं कुछ भारती। हाँ इतने की हंडियां आएंगी, ये बात पक्की है। उनकी होगी आरती आएगी। ये वही घड़ी है जिसके बारे में मुझे चिढ़ाते रहते हैं। ये वही वाली है। ये मेरी है। ये क्या, ये बोलती इसकी है? हाँ ये मेरी है। तो क्या ये काट देना, नहीं इसकी है, मेरी अपनी है, मेरी अपनी है, पर ये इससे पारी ये हमने क्या किया ना, हमने क्या किया ना, हमारे पास पैसे कम थे तो मैंने बोला भारती एक घड़ी लेते हैं, आधे आधे पैसे डालते हैं, ठीक है ना, दोनों पहन लेंगे। पाजी ये गाल तो ये अपने तक ही रख। नहीं ये तो ये तब पहननी होती है जब लोगों को बताना होता है कि मेरा वक्त आ गया है। तो मैंने वहाँ पे बता दिया हुआ है, सबसे महंगा हाथ मेरा होता है, क्योंकि वहाँ पे कृष्णा बड़ी मस्ती करता है। किसी का खाना खराब बनता है ना तो मेरा हाथ ऐसे होता है, कहते देखिए खाना 2 कौड़ी का, लेकिन 50 लाख की घड़ी रख के इसने महंगा कर दिया। पाजी थैंक यू सो मच आने के लिए पाजी। और हम चाहते हैं कि मुंबई में फटाफट कारीगरी खुले, और आपने किसी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाना, पूरे लाफ्टर शेफ को बुलाना ओपनिंग में, और हम लोग पूरा पक्का मस्ती करेंगे ना भारती, फिर फुल मस्ती करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कभी और मिठाई उठाई लेके आऊँ वहाँ पे और ज्यादा। अरे मेरे बर्थडे पे भाई मुंह तोड़ जवाब दिया कि सब कहते हैं अरे भारती का बर्थडे है, भारती को मैन कहते हो, मंगाओ ऑर्डर। किसी ने बोला मैंगो स्टिकी राइस, किसी ने बोला ये, किसी ने बोला वो,
और 1 घंटे बाद मस्ती में बोला, जैसे इसने बोल दिया मेरा मिल्क शेक, उसने बोला चीकू शेक, उसने हर चीज आ गई, हर चीज आ गई और हमने ऑन कैमरा खाई। और मैंने इतने बड़े बड़े डब्बे भर के कैमरामैन्स को बांटे। वाह, मैं अपने लेवल पे मिठाई भी मंगाई थी। क्या बात है पाजी। 100 गुलाब जामुन, 100 रसगुल्ले, 5 किलो बर्फी, सारे कैमरामैन्स ने खाए। बेटी हुई है और बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार है पाजी को, ना? बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच पाजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती थी। थैंक यू।